हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मेरी 10 कहानियाँ मेरे चैनल पर आ चुकी हैं और आपने इन सभी को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद प्रदान किया है। इसके लिए कृपया मेरा करबद्ध अभिवादन व अभिनंदन स्वीकारें। दोस्तों, हमारा मुल्क आज़ाद हुए लगभग 73 साल हो चुके हैं। इस दौरान हमने बहुत सारी तरक्की की है। आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम बेहद आधुनिक मुल्क हैं। दुनिया भर के विकसित व विकासशील देशों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय पहले मेरे साथ एक वाकया घटित हुआ जिसने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या सचमुच हम बहुत आधुनिक हैं या अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उसी अनुभव को आज मैं आपके सामने कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है मुक्ति की आकांक्षा। दोस्तों, मेरे घर से लगभग 100 कदम की दूरी पर एक बड़े सरकारी संस्थान का निर्माण कार्य पिछले 3-4 सालों से चल रहा है और पिछले 1 साल से उस संस्थान में जो बनकर पूरा हो चुका है, बिजली के उपकरण की फिटिंग का काम चल रहा है। ये काम जिस कंपनी को सौंपा गया है वो दिल्ली बेस्ड फर्म है और उस फर्म ने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को उस पूरे काम की निगरानी हेतु नियुक्त किया है। चूंकि मेरा आना जाना उसी रास्ते से होता था तो अक्सर मैं कौतूहलवश वहाँ रुक जाता और उन इंजीनियर साहब से बातें करने लगता। ये बातचीत का सिलसिला दोस्ती में बदल गया और दोस्ती का सिलसिला प्रगाढ़ता में बदल गया। इंजीनियर साहब यहाँ पर अकेले एक क्वार्टर लेकर रहते थे। उनका परिवार गांव में रहता था। मैं कभी कभी उनको अपने घर चाय पर ले जाता या खाने पर आमंत्रित करता। वो मुझसे उम्र में बड़े थे, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और जहाँ तक जो मेरी बातें होती थी उससे ये भी पता चलता था कि वे बेहद आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। वो भी मुझसे बहुत स्नेह करते थे। मुझसे कहते कि संजय जी, कभी मौका लगे तो मेरे गांव चलिए, जो हमारे घर से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर था। मौका नहीं आ पा रहा था, लेकिन एक बार कोई सुअवसर आया तो इंजीनियर साहब ने बहुत आग्रह किया और मैं भी उनके साथ उनके गांव गया। जब मैं गांव में पहुंचा तो इंजीनियर साहब का घर गांव की शुरुआत में ही था। मकान साधारण सा था, लेकिन चारों तरफ से वो खेतों से घिरा हुआ था। वो इंजीनियर साहब के ही खेत थे। बड़ा खूबसूरत व मनोरम दृश्य था, सुकून था। मकान के सामने सड़क के दूसरी तरफ बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ थी। मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा, शांति का अनुभव हुआ। शहर की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी थी उससे थोड़ा आराम मिला। इस मकान में इंजीनियर साहब की पत्नी, इंजीनियर साहब का इकलौता बेटा, उसकी पत्नी व उनका एक छोटा सा प्यारा बच्चा रहते थे। मकान के आगे तरफ एक हिस्से में आटा चक्की भी थी जो उनका बेटा संचालित करता था। मकान में प्रवेश करते ही एक लंबा हॉल था और उसी लंबे हॉल के एक हिस्से में रसोई खाना था। मैं वहाँ बैठा हुआ था। इंजीनियर साहब ने मुझे अपनी श्रीमती जी से, अपने बेटे से, बेटे के बेटे से मिलवाया, अपनी बहू के बारे में भी बताया जो किचन में काम कर रही थी। उस बहू ने मेरे लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। थोड़ी देर बाद बड़े स्वादिष्ट खाने का भी प्रबंध किया। लेकिन जो एक बात मुझे बार बार कचोट रही थी वो ये थी
कि वो बहू 1 फुट लंबा घूंघट लिए हुए थी। गर्मी का मौसम था। मैं यही सोच रहा था कि इसको कितनी गर्मी लगती होगी, इसको कितनी बेचैनी होती होगी, कितना कष्ट होता होगा। मैंने घुमा फिरा कर इंजीनियर साहब से इसका कारण भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि गांव में ऐसा रीति रिवाज हैं, ऐसी परंपराएं हैं जो बड़े बुजुर्गों ने स्थापित की हैं और वो अभी तक चली आ रही हैं कि बहुएं लंबे घूंघट में ही रहती हैं। चूंकि मैं शिक्षक हूँ, ज्ञान देने की आदत है, वहाँ भी मैंने सोचा कि कुछ इस विषय पर ज्ञान दूँ, लेकिन इंजीनियर साहब मुझसे उम्र में बड़े भी थे और मुझे ये भी लगा कि मुझे यहाँ की परंपराओं में ज़्यादा अतिक्रमण करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन मैं दुखी था इस मुद्दे को लेकर, बहू की वो स्थिति को लेकर। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, ऐसा नहीं था कि वो बहू मेरे सामने घूंघट लिए हुए थी। मुझे ये पता चला कि वो हमेशा ऐसे ही रहती थी। मैं उसे देख रहा था, काम में काफ़ी एक्सपर्ट थी। काम के दौरान ही उसका बच्चा यदि कुछ डिमांड करता तो उसे वो पूरा करती। यदि पति कुछ बोलता तो वो उस काम को भी पूरा करती। यदि सास कोई आदेश देती तो वो उस आदेश का भी पालन करती। वो चक्री की माफिक पूरे घर में घूम रही थी, काम कर रही थी, लेकिन 1 फुट लंबा घूंघट उसके चेहरे पर था और उस चेहरे के पीछे शायद आंखें उस वेदना को अनुभव कर रही थी। दोस्तों, मैं वहाँ 3-4 घंटे रहा। बहुत अच्छा लगा। जो इंजीनियर साहब का पोता था वो बड़ा प्यारा था, नटखट था। मैंने उससे बहुत सारी बातें करी, बेटे से बातें हुई, श्रीमती जी से बातें हुई, बहू से भी मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। वहाँ का माहौल कुछ इस तरीके का था। जब मैं वहाँ से जाने लगा तो बहू को मैंने आशीर्वाद के रूप में 500 रुपये देने चाहे। वो इंजीनियर साहब की श्रीमती जी ने उसकी तरफ से ले लिए। मैं अपनी कार में बैठा था, सबको टाटा बाय बाय कर रहा था। मैंने ध्यान दिया कि दरवाजे की ओट से 1 फुट लंबा घूंघट लिए वो बहू झांक रही थी। शायद वो हाथ जोड़कर मेरा अभिवादन करना चाहती थी, मुझे नमस्कार कहना चाहती थी, लेकिन संभवतः उस घर में, उस घर की परंपराओं में ये सब शामिल नहीं था। मैं विदाई लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन यकीन मानिए रास्ते भर मैं उस बहू के बारे में ही सोचता रहा। बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस लंबे घूंघट के पीछे छिपी हुई आंखें कुछ कहना चाह रही हैं। वो आंखें ये कहना चाह रही हैं कि वो भी खुले बाल करके खेत खलिहानों में दौड़ना चाहती है। वो भी बारिश के मौसम में अपने पति व बच्चे के साथ भीगना चाहती है, बारिश की बूंदों का आनंद लेना चाहती है। वो खुली हवा में सांस लेना चाहती है, लेकिन शायद वो उस घर में, उस घर की परंपराओं के चलते, उस गांव के बड़े बूढ़ों द्वारा स्थापित रीति रिवाजों के चलते संभव नहीं हो पा रहा था। मेरे लिए ये बड़ा मनन करने वाला विषय था कि आज के इस आधुनिक ज़माने में, और वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के घर में, ये सब हो रहा था। मेरे अंदर दुख, वेदना, पीड़ा व क्रोध की मिश्रित भावनाएं थीं। लेकिन आप समझते हैं, कई जगह आपकी सीमाएं होती। आप बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ न कह पाते हैं, न कर पाते हैं। मेरी स्थिति भी उस घर के मामले में वही थी, लेकिन यकीनन मैं उस बहू के बारे में सोच के दुखी था। लंबे समय तक वो घटना मुझे विचलित करती रही। समय बीतता गया, इंजीनियर साहब का काम भी समाप्त हुआ। वो अगले साइट पर कोलकाता चले गए और मेरे मन में भी इंजीनियर साहब के प्रति जो श्रद्धा थी
वो तो रही क्योंकि इंसान अच्छे थे, लेकिन उनके घर में जो बहू की स्थिति देखी थी उसकी पीड़ा भी आज तक है। मैं उसके बारे में सोचता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी मैं इस संदेश के साथ समाप्त कर रहा हूँ कि हम अपने आप को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को तब तक आधुनिक या तरक्की परस्त नहीं कह सकते जब तक हम अपने घर की लड़कियों को, अपने घर की महिलाओं को सोचने की आज़ादी नहीं प्रदान करेंगे। जब तक हम घर के हर निर्णय में या किसी भी निर्णय में उनके विचारों को सम्मानजनक स्थान नहीं देंगे, जब तक हम उनको उनके हिसाब से सुविधाजनक ढंग से जीने के लिए अवसर प्रदान नहीं करेंगे, जब तक हम वो माहौल नहीं देंगे जिसमें वो स्वच्छंद विचरण कर सकें। दोस्तों, आज की इस विचारोत्तेजक कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या अनुभव हैं, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उसका मुझे मेरे ईमेल आईडी gurusm70@gmail.com पर इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर लिखें। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।